बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसीम शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत ने फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन, एक ज़बरदस्त शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है और आज हम उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश करने जा रहे हैं। थिएटर हो, फिल्म हो, टेलीविज़न हो, जिस भी शोबे में इन्होंने काम किया, अपने फ़न की धाक बिठाई और एक न दो न तीन बल्कि 4 दिहाइयों से ज़्यादा हो गई है इन्हें काम करते हुए और आपसे दाद वसूल करते हुए। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली वसीम अब्बास साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी सर, फॉर हैविंग मी। प्लीज, बहुत शुक्रिया आपका। 42 साल हो गए आपको काम करते हुए और लगते आप 40 के। माशाल्लाह, यह आपकी मोहब्बत है, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं 5 बरस का था जब मैंने काम शुरू किया। इसलिए कि मेरा पहला जो प्ले है वो सब लोग जानते हैं, तकरीबन लोग जानते हैं कि मैंने टेलीविज़न पे कब से स्टार्ट किया। तो जहाँ तक 40-42 दिखने का जवाब है वो तो यही है कि जैसे आपके प्रोग्राम का नाम है ज़बरदस्त जी, तो मैं समझता हूँ कि आपकी नीयत ज़बरदस्त होनी चाहिए। वाह, आप में खुलूस और मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला की रहमत रहे आप पर। तो बस सब ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा है। तो फील आप 40 का ही करते हैं, है ना? देखिए, हर मर्द जो है ना वो चाहता है कि 40 का फील करे, लेकिन वो गालिबन मियाँ साहब का है ना जी, कि कोई कहता पीड़े ते कोई कहता चुक के, सच्ची गल है मोहम्मद बख्शा विचों गई है मुक के। नहीं, लेकिन माशाल्लाह वो तो चलिए हल्के फुल्के अंदाज में बात हो रही थी, लेकिन आप बहुत फिट है माशाल्लाह अपनी एज के हवाले से, और बहुत यानी कि ग्रेसफुली जिसे कहते हैं ना एज कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बस कोशिश करते हैं सर कि अच्छे अंदाज से ही जवानी भी अच्छे अंदाज से गुजार दी अल्लाह ने, अल्लाह की करम नवाजी रही। तो अब जो जिस उम्र में हम हैं वो भी अल्लाह इज्जत आबरू से और ज़रा खूबसूरती से गुजार दे, तो उसकी नवाजिश है इंशाल्लाह। अच्छा, उर्दू में तो नहीं है वो अंग्रेजी का जो मुहावरा 40 नॉटी, उस पर आपका कोई यकीन है कि नहीं है? देखिए, हम तो 40 में बड़े नॉटी थे। हम झूठ क्यों बोले? हम तो अगर 50 के साथ भी कुछ मैच करता हो तो आप वो भी कह सकते हैं। बस अब जवाब दे गए। समंदर से लेके रेजा रेजा तक जी, ठीक है ना? खास तौर पे मुझे आखिरी आपका रेजा रेजा चुके याद है ना? जी जी। फिर उसके बाद ये आप इधर चले गए ज्यादा ये जो प्राइवेट सेक्टर। जी जी जी, ठीक है ना? जी। इस सारी उसमें सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब कौन सा कैरेक्टर था? मुझे लगता है समंदर। अच्छा, बिल्कुल इब्तिदा वो मेरे लिए चूंकि एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट था। इसलिए कि मेरा पहला उर्दू का सीरियल था वो। ठीक है। और वसी साहब, ये बात बतानी इंतहाई ज़रूरी है कि वो मुझे मिला कैसे। अच्छा, प्लीज। एक्चुअली वो कैरेक्टर मैं नहीं कर रहा था, यानी मैं उसमें कास्ट नहीं हुआ था। यावर हयात साहब उसके प्रोड्यूसर, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, कितने बड़े इंसान थे, उन पर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। क्या तो मुझे कराची जाना था, मुझे याद है, तो मैंने उनसे पूछा कि सर मैंने सुना है कि वो ड्रामा होने लगा है और मुझे पता चला है कि मैं उसमें हूँ, मुझे कास्ट किया गया है उसमें। तो उनका ख़ास अंदाज था बात करने का।
तो वो कहने लगे कि नहीं जानी ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਅਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਵੋਗੇ ਕਿਧਰੇ 7ਵੇਂ 8ਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, कोई मसला नहीं है। तो मैं बड़ा डिप्रेस सा हो गया कि यार 7वें 8वें एपिसोड में उस जमाने में 13 एपिसोड का प्ले होता था। मैंने कहा 5 एपिसोड का कैरेक्टर होगा। खैर कट इन शॉर्ट मैं कराची चला गया। तो मैं आदमजी ऑडिटोरियम में रिहर्सल कर रहा था। तो मेरा ना खामखा ये हुआ कि मैंने कहा यार मैं अपने दफ्तर जा रहा हूँ। तो उस जमाने में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस था कराची में। मैं वहां पहुंचा तो मेरे चचा ने कहा कि यार तुम किधर थे, वो घर से फोन आया हुआ है तो फोन मिला लो। तो उस जमाने में फोन बड़ी मुश्किल से मिलता था। बात बुकिंग करानी पड़ती जी, वो तो कॉल बुक करवानी पड़ती थी जी। 3 मिनट की कॉल होती थी, गल बनन लगती सी तो कॉल कट जाती सी। वो तो खैर हुण भी चल रहा वे कि गल बनन लगती है तो कॉल कटी जाती है। बहुत अच्छे जी। हुण फर्क सिर्फ पैंदा है कि कट्टण वाले कुछ होर बहरहाल ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो मैंने बड़ी बहन से पूछा, उन्होंने कहा कि टीवी से फोन आया था तो तुम टीवी फोन कर लो। तो अब टीवी का नंबर तो और मुश्किल से मिलता था क्योंकि एक्सचेंज में आपको मिलाना पड़ता, तो बिजी होता था। वसी भाई मैंने कॉल मिलाई है और ठक करके नंबर मिला है। और वहां पे एक ऑपरेटर होती थी रेहाना आपा, अच्छा, बहुत प्यार करती थी हमसे। तो उन्होंने कहा वो बेटे होल्ड करो तुम 1 मिनट, मैं मिला रही हूं। तो उसने यावर साहब के कमरे में मिलाया फोन। तो अर्शद तबस्सुम मरहूम जी, जो बाद में रेजा वाले डायरेक्ट किया था, वो उस वक्त असिस्टेंट थे यावर साहब के। तो उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा तो किथे में? मैंने कहा मैं कराची। और होल्ड कर, फोन ना बंद करी, होल्ड पे रखी। तो मुझे ना भागने की लिटरली आवाज आई कि जैसे कोई भागा है। और कोई 4-5 मिनट में यावर साहब आ गए। तो यावर साहब ने कहा कि जानी तुसी आज जा सकते हो? तो मैंने कहा जी तुसी दसो। नहीं कल एक रिहर्सल करनी पेगी ते परसों रिकॉर्डिंग है। मैं कहा सर तुसी फरमाया सी कि 7वें एपिसोड तो काम तेरा नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਰੋਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, बस इतना दस दो। तो मैंने कहा जी मैं मेरी समझ में ना आए कि मैं क्या करूं, पहुंचूंगा कैसे? मतलब प्ले भी शुरू होना था। तो मेरे चचा ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है। उन्होंने मेरा टिकट बुक चचा ने कहा कि नहीं, कैफी साहब ने नहीं, छोटे चचा ने शुजात में, शुजात साहब, उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, इस तरह की अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हें मिस नहीं करने दूंगा। उन्होंने मेरा फटाफट सीट मेरी बुक करवाई, मुझे बिठाया जहाज में, मैं लाहौर पहुंचा। तो वो उस ड्रामे का सेंट्रल कैरेक्टर वही था, यासर नाम था उसका। तो कहानी कुछ यूं थी कि अगर 5 मिनट मैं लेट हो जाता तो यावर साहब, एक और आर्टिस्ट, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, उन्हें लेके जीएम साहब के कमरे में दाखिल होने लगे थे फाइनल करने के लिए कि इनसे करवाना पड़ेगा। वो साहब आज तक आपको बुरा भला कहते हैं। नहीं, मेरी बड़ी मोहब्बत है और हमने फिर बहुत काम इकट्ठे भी किया है। आप वैसे समझ गए हैं कि कौन से आर्टिस्ट? नहीं, मैंने तो बिल्कुल ऐसे ही यूं कह लीजिए कि हो सकता है कहते हों। नहीं वो हाँ उस वक्त शायद कहते हो, लेकिन आप लोगों में इस स्लॉट में सलूक था आपस में ना जी, इतनी खींचातानी नहीं थी जी। ऐसा था, लेकिन कुछ उस दौर में भी ऐसा था कि ग्रुप्स तो थे, हर किसी का कोई ना कोई, हर प्रोड्यूसर का ठीक है, कोई ना कोई फेवरेट एक्टर होता था। बल्कि इसमें एक बहुत मजे की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। एक साहब थे मलिक अनोखा। हाँ, मलिक साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह, और उनका बड़ा वर्सटाइल क्या कहने, और जो बेहतरीन जो उन्होंने किरदार किए उनमें से एक वो था जो जलाली साहब ने किया था, अतर शाह खान साहब का लिखा हुआ था, बाअदब बा मुलाहिजा होशियार। जी 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 जी। वो तो मलिक साहब ने बड़ा कमाल शहजादे का रोल किया था उसमें। मलिक जो था ना जी, उसको बेशुमार जबानों पे उबूर। अच्छा, ये नहीं है मालिक। वो बलोची जबान बोल लेते थे, सिराइकी, वो पंजाबी, वो उर्दू, वो पश्तो। ही वॉज अ वेरी वर्सटाइल एक्टर। तो एक प्ले की हम रिहर्सल कर रहे थे, पायलट यहाँ कराची।
नहीं नहीं, लाहौर में यावर साहब उसके प्रोड्यूसर थे। तो मलिक को उन्होंने कहा कि मलिक जरा रोल पढ़ना जरा, तो मलिक साहब ने वो पढ़ना शुरू कर दिया। वो एक मिरासी का रोल था, तो मलिक तो इसमें बहुत ही परफेक्ट था। तो मलिक ने वो टोन देनी शुरू कर दी, क्या कर रहे हो तुम, फिटे मुंह तुम्हारा फलाना। अब पूरे स्क्रिप्ट की रिहर्सल हो गई। तो यावर साहब ने मुड़ के, एक नजर साहब होते थे जो कि बहुत फेवरेट थे यावर साहब के, उन्होंने मुड़ के नजर साहब से कहा कि नजर, एक कैरेक्टर तुसी बिल्कुल इस तरह करना है जिस तरह इन्होंने पढ़े हक्का बक्का रह गया यार, ये क्या किया है यावर साहब, ये क्या हरकत है भाई। वाह, मुझे बाहर निकल के बड़ी उसने, हम तो हंस हंस के वैसे ही गिर। अब ये देखिए कि जितने भी लोग आप जिक्र कर रहे हैं, जब वो इस मेहनत की, रियाजत की और इस भट्टी से होकर निकले हैं, तो फिर इन सब ने अपनी अपने जगह कैसा नाम पैदा किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इन जैसे लोगों से फायदा नहीं उठाया गया। कोई ऐसा गवर्नमेंट लेवल पे और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पीटीवी में ही एक क्लास रख दिया करते जिसमें आके डिफरेंट एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, वो उनको लेक्चर दे देते, उनको कुछ काम सिखा देते। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ऐसा ना हो सका। जिंदगी के आखिरी अयाम जो हैं वो ऐसे जीनियस लोगों ने वो बहुत अच्छे हालात में नहीं गुजारे। इसका अफसोस है। अभी जिक्र हो रहा था मलिक अनोखा साहब का, अतर शाह खान साहब का, तो मुझे एक टुकड़ा उनके प्ले का याद आ गया। बेटे हैं और कासिम जलाली साहब बादशाह जी। तो वो बादशाह को कुछ चीज़ मारते हैं तो बड़ी मुश्किल से उनकी आंख बचती है। तो माँ उनकी कहती है कि तुमने क्या हरकत की है मलिक अनोखा साहब से। अभी बादशाह की आंख फूट जाती तो क्या होता। मलिक अनोखा साहब कहते हैं कि अच्छा ही होता, फिर ये सारी रियाया को आप एक आंख से देखा करते। क्या लोग कैसे देखें, कन्वे किया करते हैं। बहुत जबरदस्त। ये सारी लॉर्ड के लिए बहुत सारी एक आंख के ऊपर आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ। ये जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, ये बड़े विटी लोग होते हैं। ओह यस, बहुत ही ह्यूमर जो है वो एक्चुअली तो खत्म है। तो वो एक पियानो बजाया करते थे, म्यूजिशियन थे, तो अंधे थे वो। अच्छा। और वो उन्होंने स्टूडियो आना था, तो वो अक्रॉस द रोड खड़े थे और एक दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर जिनकी एक आंख थी, एक आंख उनकी अंधी थी और एक आंख से वो देखते थे, एक आंख ऐसे थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि आओ मैं सड़क पार करा देता हूं। अब वो हाथ उन्होंने पकड़ा और पार करवाने लगे, तो जो तीसरा म्यूजिशियन था साथ, उसने कहा पाजी एहतियात करना, अख के तो बंदे दो ने। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली वसीम अब्बास साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और वसीम भाई, हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, और देखते हैं कि पब्लिक आपसे क्या जानना चाह रही है। जी वसीम साहब, जब आप एक्टिंग करते हैं तो बहुत गुस्से वाली करते हैं और आंखें निकाल के करते हैं कि मैं ही डर जाती हूँ। क्या आप असल ज़िंदगी में ऐसे ही या कूल हैं? ये बिल्कुल मेरे वाला सवाल किया है बच्ची ने। मैं हरगिज़ ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत कूल हूँ। और मैं वो एक्टिंग में इस तरह से करना पड़ जाता है, वो मजबूरी है। और मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक यहाँ ऐड कर दूं। जी प्लीज। आंखें निकालते नहीं, आंखें हैं ही माशाल्लाह इतनी बड़ी। जी वसीम अब्बास साहब, आपके वालिद अनायत हुसैन भट्टी साहब बहुत अच्छा गाते थे। उनका कोई गाना जो आपको बहुत पसंद हो या उन्हें बहुत पसंद था, प्लीज़ वो गा के सुनाएं। वसीम भाई, उससे पहले मेरी दरख्वास्त है कि कमसिन वसीम अब्बास और उनके वालिद अनायत हुसैन भट्टी साहब की कोई बात आपको अपने वालिद की याद आती? आपको अभी पहले तो हाल ही की एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब मैं बीमार हुआ, अभी पिछले मैंने बताया कि मैं कुछ अरसा अपनी सर्जरी के बाद मैं बेड पे था, तो मेरे वालिद मुझे बहुत याद आते हैं। वैसे ही बहुत ही ज़्यादा याद आते हैं।
इसलिए कि उन्होंने इतनी शफकत की हुई है, इस कदर मोहब्बत की हुई है कि मैं 2 दिन फूट फूट के बच्चों की तरह रोता रहा। मेरी बहनें फ़ोन करें, मेरे भाई साहब आ गए जो मेरे साथ वाले घर में रहते हैं, और मेरे से चुप ही ना हुआ जाए, क्योंकि मैं ये सोचता था कि अगर इस वक्त वो होते तो मैं उनकी मिन्नतें भी अगर कर रहा होता कि आप जाएं अपने कमरे में जाके आराम करें, तो वो किसी ना किसी बहाने मेरे पास ही बैठे रहते, वो ना उठते। इतनी शदीद मोहब्बत। वो अच्छा, वो मतलब एक होता ना इजहार करना, वो वैसे नहीं थे। ठीक है, मतलब जुबान से कुछ नहीं कहते थे, मतलब एक्सप्रेसिव जैसे कहा जाता है, वो नहीं थे, शायद इतने नहीं थे, लेकिन हमें पता चल जाता था। मिसाल के तौर पे मेरे सर में एक बार बाल फोर हो गया, जी, हल्का सा, पंजाबी में हम बाल चाड़ कहते जी, तो हल्का सा वो चटाक सा पड़ गया, और ये 83 की बात है, समंदर के जमाने की बात, करियर के लिए भी बड़ी। तो मैं बिल्कुल उस वक्त टेक ऑफ पोजीशन जी 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 जी, तो बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा हो गया, तो वो कहीं बहावलपुर से भी बहुत आगे किसी जगह पर गए हुए थे। तो मैंने रोना शुरू कर दिया। तो वो उन्होंने फोन किया, उनको नहीं पता था, तो उन्होंने बच्चों का पूछा, तो मुझे घर में प्यार से कुकी कहते थे। तो मेरी वालदा ने कहा कि कुकी बड़ा परेशान है, ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ बुरा होया है। फोन बंद हो गया। अरे सुबह मेरे वालिद साहब आ गए और उनके हाथ में एक दवाई थी। तो उन्होंने कहा यार फलां वो उत्थे मैं पूछा तो उन्होंने कहा कि जी फलां हकीम जिहड़ा एदी दवाई है इस्तेमाल करो तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आप तो गए हुए थे 4-5 दिन के लिए, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं सिर्फ इसलिए वापस आया हूं। और बहावलपुर उस जमाने में 8-10-12 घंटे का होगा, बहुत लंबा सफर था शाह साहब। तो मतलब लेकिन मुझे पता चल गया कि इन्हें अम्मी ने बताया है और ये परेशान हो गए हैं। रातों रात उन्होंने सफर किया, वो आ गए और थोड़ी देर उन्होंने आराम किया और फिर वापस चले गए। जबकि मुझसे वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मेरा तो काम मुक गया सी उठे, वो जरा कम सी, मैं वो खास ऐसे लिए नहीं आया, क्या ग्रेस है, वो खत्म हो गया सी। तो उनकी यादों की क्या बात करते हैं। वो जो जिंदगी उन्होंने हमें दी, वो एक बहुत अजीम, बहुत मोहब्बत करने वाला और बहुत बड़े दिल वाला बाप कर सकता है। आम आदमी के बस की बात नहीं। शायद सारे वालिदैन ऐसे ही हों, मैं तो अपने वालिद का तजुर्बा ही बता सकता हूँ। ग्रेट फादर। कुछ सुना दीजिए फिर भट्टी साहब का। अच्छा जी, अब उनका सुनाना मुश्किल है। तो आप ही के प्रोग्राम में इत्तेफाक से मैंने ताजिया मंजूर जी बीबीसी के मुंह से सुना, और ये उनका बड़ापन है। मैं सलाम पेश करता हूं उन्हें कि उन्होंने ये सारी बातें की। उन्होंने इतनी सारी बातें की जो कि यकीन मानिए मेरे इल्म में भी नहीं थी। मेरे इल्म में मुझे एक बात याद है कि मैं एक सिनेमा में फिल्म देख रहा था, तो उसी रॉ में शाजिया बैठी हुई थी। तो वो चल के मेरे पास आई, वालिद साहब का इंतकाल हो चुका हुआ था। तो वो कहने लगी कि मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। तो मैंने कहा क्यों, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? तो उन्होंने कहा कि वो गा रही हूँ गाना उनका। तो मैंने कहा आप माफ़ी नहीं, खुदारा आप ये फिल्म ख़त्म हो तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको खाना खिलाऊं। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने जिंदा रखा हुआ है। वाह वाह। तो वही थोड़ा सा गुनगुना देता। क्या कहने। ओ चन्न मेरे मखना, ओ चन्न मेरे मखना के हंस के एक पल इधर तकना के नजरा रस नहना दा चखना। चन्न मेरे मखना, ओ चन्न मेरे मखना हो,
किसे दिया लाल गुलाबी बुलियां में सदके, वाह, ओ किसे दिया लाल गुलाबी बुलियां में सदके, होली होली खुलियां। इसके आगे मैं नहीं जा सकूंगा, इसलिए बेटा इसी पे इक्तफा कीजिए और इसको बस वसूल फरमाइए आप। वाह, मेरी तरफ से चल मेरे मगना के आज के एक बाला इधर दगना के नजरा रस नैना दा दखना भी जान मेरे मगना दानियाल चल मेरे मगना कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अब्बास साहब, और वसीम भाई के ज़रिए से हमने इनायत हुसैन भट्टी साहब को भी याद किया, याद कर रहे हैं, याद करते रहते हैं, और उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश किया। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वसीम भाई, हमारा सेगमेंट है कथारसिस। कोई गिल्ट, कोई ऐसी चीज़ जिस पे कॉन्शियस ज़मीर जो है वो मलामत करता रहता हो कि यार वसीम अब्बास ये ज़िंदगी में गलती हो गई थी। कारोबार से ही रिलेटेड है, वो एक एरर है जिसकी मैंने माफ़ी भी मांगी, अल्लाह से भी मांगी, और जिस इंसान का आपसे दिल दुखा हो किसी भी हवाले से, ठीक है, उससे मांगना तो इंतहाई ज़रूरी है, और आपने किया, क्योंकि मैंने किया। जी वसीम भाई, ये भी कितनी अहम बात है जो आपने शेयर की। जी मैंने कितनी अहम बात है कि लोगों को, इंसान है, गलती हमसे हो जाती है, किसी से भी हो सकती है, देखिए ना, मगर उसका इतराफ और फिर माफी मांगना वही इंसान तो अल्लाह पाक का हुक्म है ना जी। जी जी, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। जी जी जी, वो तो बख्शवाए बगैर आपका गुजारा ही नहीं है। हुकूकुल इबाद में तो अल्लाह ने फरमाया है ना कि वो माफ कर देगा, तो मैं भी कर दूंगा भाई, वरना फिर ऐसे ही चलेगा। और मैं समझता हूँ आज आपका भी ये बड़ापन है कि आपने, जी मैंने बिल्कुल, इससे लोग बहुत सीखेंगे। एक बार नहीं, बारहा माफी मांगी, और उनसे कहा कि मुझे जिंदगी में जब भी कभी मौका मिला तो मैं इसे रेक्टिफाई करूंगा। अल्लाह मुझे इस बात की तौफीक अता फरमाए इस दुनिया से जाने से पहले, इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे। एक वाक़या आपने मुझे सुनाया था, बड़ा कमाल का यार वो वाक़या था, और मैंने बेशुमार जगह आपकी शख्सियत के हवाले से वाक़या डिस्कस किया कि बड़ा इंसान क्या होता है कि वो किस शदीद मौके पे भी गुस्से को कंट्रोल करता है किसी मासूम दिल की खातिर। वसीम भाई, आप ही सुनाएं, आपके मुझे अच्छा लगेगा। पहले तो मैं आपको इस बात की दाद देना चाहूँगा कि आपने ये वाक़या याद रखा और इसे और लोगों को भी सुनाया। उसमें जो इंसानियत है ना वसीम भाई, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। जी, मेरा एक कज़न सुल्तानपुरा में रहता था, और यूनिवर्सिटी के और इर्द गिर्द के लड़के सारे वहाँ पे शाम को, रात को हम कैरम बोर्ड खेला करते थे, और वो जरा कुछ होंडा टाइप लोग थे। तो हमारी तबीयत में भी वो आ गया एक मिजाज में, तो हमने भी वो मौजर शौजर जो है वो पीछे रखना शुरू कर दिया, और अपने तौर पे हम भी जरा थोड़े से हो गए। तो उसमें ये होता था कि लोग कभी आके कहते थे यार फलां मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो हम कहते थे यार हम दिलवा देते हैं, पटिया है ना। एक बंदा आया, उसने कहा यार मैंने अल्लामा इकबाल टाउन एक आदमी से पैसे लेने हैं, मेरे पैसे नहीं दे रहा वो। तो सच्ची बात यह है कि मैं कोई, आई वॉज नॉट अ गैंगस्टर, मगर जवानी ये वो अच्छा लग रहा था, यस, लेकिन वो सारे बड़ा मोहब्बत करते थे, इज्जत करते थे, वो थे बाकायदा तौर पे इस तरह के। तो उन्होंने कहा चलो परो गड्डी तो चलने हैं, तुसी पट्टी दी और डंडी पट्टी है। हाँ जी, हम पहुंच गए जी अल्लामा इकबाल टाउन, उसके घर। तो बेल बजाई, तो ऊपर से किसी ने ना पर्दा हटा के देखा। तो उसके बाद एक बच्चा आया बाहर, और उसने आके कहा कि वालिद साहब तो घर पे नहीं है। तो एक लड़के ने कहा कि अच्छा वालिद साहब नहीं है, तो उनका स्कूटर तो खड़ा है ना इधर, तो ये उठा के हम लेके जा रहे हैं, तो जब आए तो उनसे कहना कि पैसे दे दें और अपना स्कूटर वापस ले जाएं, और भी कुछ देखो भाई, कुछ चीज जड़ी चुकना रही है भी चुको। अच्छा, इतने में ना वो शख्स दौड़ा दौड़ा नीचे आ गया। अब एक बहस शुरू हो गई आपस में, मैं भी बीच में खड़ा था, तो जाहिर है कि आप भी बीच में थोड़ा बनते हैं ना जी अपनी तरफ से। अच्छा, मैंने
शाह साहब नोटिस किया कि उसके 2 बच्चे थे, एक की उम्र होगी कोई 7 बरस और एक कोई 9 बरस का हो। एक अपने बाप के लेफ्ट पे खड़ा था, एक राइट पे खड़ा था, और दोनों ने हाथ यूं रखे हुए थे। नजर उन पे पड़ी तो मैंने सोचा, यार अगर आज हमने इस शख्स के साथ बदतमीजी की इनके सामने, तो बाप तो हर बच्चे का हीरो हो। यस यस, ये बात इनके दिल में रह जाएगी सारी जिंदगी रहे कि हमारा बाप एक कमजोर आदमी था और उसको 4 थप्पड़ मार के उससे पैसे ले गए। तो मैंने उनसे कहा कि यार चलो वापस। तो वो मेरी इज्जत करते थे, मोहब्बत थी उनकी, हालांकि मुझसे तगड़े लोग थे वो। तो उन्होंने मेरी बात मानी और चले आए। जब वापस पहुंचे तो उन्होंने कहा, यार क्यों तुमने ये फैसला किया? मैंने कहा, देखो यार, उन बच्चों के दिल में अगर ये बात आ जाती ना, तो सारी जिंदगी उनका कॉन्फिडेंस जो है वो 0 हो जाना था, और उनका बाप उनकी नजर में हीरो ना रहता, वो गिर जाता, वो एक कमजोर आदमी उनकी नजरों में हो जाता। तो भाई आज के बाद मैं इस काम में शामिल नहीं हूं। कैरम खेलने में जरूर आया करूंगा, इस तरह की किसी हरकत में मैं नहीं आऊंगा। क्या कहने, क्या यार, ये खूबसूरत बात, क्या क्या बहुत शुक्रिया। क्या क्या मेमोरेबल मोमेंट? मेमोरेबल मोमेंट जो है वो वो कुछ शरारतें हैं, मतलब मैं बहुत शरारती था, बहुत ही शरारती था। और जैसे आपको बताया कि ज़रा ताल्लुक छोटे शहर से था, तो मैंने एक बार अपनी क्लास में भैंस बंद कर दी थी। तो जब टीचर ने वो दरवाज़ा खोला तो वो भैंस तो ऑलरेडी घबरा गई थी अंदर। उसने सारे बेंच डेस्क बस ये वो उड़ा दिए हुए थे, और उन्हें अपना काम भी बखा देता आया सी अंदर। जब दरवाजा खुला तो वो वाह करती हुई खौफ से भागी बाहर की तरफ। तो टीचर की चीखें निकल गई, को एजुकेशन था हमारा, लड़कियां गिर गईं, कोई उधर कोई इधर। अब उसकी इंक्वायरी शुरू हो गई तो ये कौन कर सकता है। आप यकीन मानिए कि मेरे प्रिंसिपल साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, डॉक्टर नज़ीर कैसर, उन्होंने कहा, देखो ये काम कोई और बच्चा नहीं कर सकता सिवाय इसके, ये इसी ने किया है। और मैं क्या कहूँ मैं इसको कहता हूँ कि अपने पेरेंट्स को बुला के लाओ। ये कहता है जी वो नहीं आएंगे। मैं कहता हूँ क्यों? वो कहता है जी वो कहते हैं कि हम तुम जैसे बच्चे के लिए जाके प्रिंसिपल साहब से नहीं मिल सकते। और एक वाकया मेरे वालिद से मंसूब है। प्लीज। और ये भी बिल्कुल जब मैंने मैट्रिक पास कर ली, जो कि एक मिरेकल था मेरे वालिद के लिए कि ये मैट्रिक में पास हो गया। किमें हो गया? ठीक है जी। और मैंने हाई सेकेंडरी ली। अच्छा ठीक है। मैंने अपनी वालदा से कहा मैं नहीं पढ़ना आगों, मैं तो हुण बस फिल्मां का काम करना है या मैनू बाहर घल दो। अब्बा जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बच्चे को बाहर भेज। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो उनके पास थी एक मर्सिडीज गाड़ी, तो मेरे पास भी थी एक गाड़ी। जब मैट्रिक मैंने किया तो वो थी गालिबन करोला, ठीक, उस मॉडल, ठीक, उस दौर के मॉडल की। तो कह लगे यार मैं तेरे नाल कारोबार करना चाह रहा। मैंने कहा जी की कारोबार? मैं तेरे नाल अपनी गड्डी वटाना चाह रहा जी। मतलब मैं ना तेनू अपनी मर्सिडीज दे देना, ते तेरी करोला मैं रख लेना। मेरा दिल करेगा तो यही चलाई जावांगा, दिल करेगा तो मैं बेच के दूजी गड्डी ले लांगा। लेकिन इस कारोबार की एक शर्त है। मैंने कहा जी क्या? या गवर्नमेंट कॉलेज, उत्थे तो तेन दाखला मिलना नहीं। एफसी कॉलेज जा ते उत्थे दाखला लै। मैं कहा तुम चाबी फड़ाओ, मैं एफसी कॉलेज चल रहा। कौन सी ऐसी बात है जिंदगी में, कौन सा ऐसा वाकया है, विछोड़ा है, जुदाई है, इंसिडेंट है, जो वसीम अब्बास साहब को
अक्सर याद आता हो, इतना उदास कर देता हो कि आंसू जब्त करना मुश्किल हो जाते हो? वो तो माँ बाप की जुदाई है जी। वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता अपनी ज़िंदगी में वो मोमेंट जब मेरी वालदा को दफनाया जा रहा था और मैं कब्र में ही उतरा हुआ था और आखिरी स्लैब जो है वो रखी जा रही थी, अल्लाह, तो उनका वो चेहरा जो है वो गायब हो गया। तो वो मोमेंट मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। वो याद आता है इमेज? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। और वो अब इस बात को कितने ही बरस हो गए, कितने बरस हो गए? तो उनका इंतकाल हुआ था जी 97 में। तो आप देख लीजिए 27 ऑलमोस्ट 30 ऑलमोस्ट तकरीबन। वो मुझे कभी नहीं भूल सकता मैं कभी। और भट्टी साहब का इंतकाल तो खैर 99 में हुआ जी, उनका 99 में हुआ। और बहुत बड़ा दुख था, बहुत बड़ा दुख था। क्या मुकालमा हुआ था आपका अपनी वालदा से आखिरी, याद पड़ता है? मुझे बस इतना याद है जी कि वो जब सर्जरी के लिए जा रही थी तो वो खुद गई बाथरूम में, जाके उन्होंने वो ऑपरेशन थिएटर का गाउन पहना और उन्होंने कहा कि अच्छा खुदा हाफिज़, और कुछ चीज़ें मेरी बड़ी बहन को समझाई कि ये फ़लाँ चीज़ वहाँ पड़ी है, फ़लाँ चीज़। तो मैं सोच रहा था कि क्यों इस तरह की बातें कर रही हैं, एक सर्जरी है इनकी, हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला और ठीक हो जाएंगी। और बस वो एक आखिरी था मोमेंट, और उसके बाद फिर वो मैंने उनको बोलते हुए नहीं देखा बोलते हुए। माँ बाप जैसी कायनात में दूसरा कोई रिश्ता है ही नहीं, नो डाउट। ये वाहिद रिश्ता है जिसमें जेलसी नहीं है। दिस इज द ओनली रिलेशनशिप जिसमें जेलसी नहीं है। अपने कद से ज्यादा आपको ऊंचा देखना चाहता, बाप बेटे को अपने कद से ऊपर देखे तो उसको जलन के बजाय खुशी होती है। बेटा बाप को अपने कद से ऊपर देखे तो उसे जलन के बजाय खुशी होती है। और मेरे लिए आज तक सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि मुझे मुझसे ज्यादा मेरे बाप के नाम से पहचाना जाता है। और आज भी आप यकीन करते हैं। भट्टी साहब से क्या मुकालमा हुआ आपका? हाँ, वो बड़ा खौफनाक जेस्चर था। मुकालमा तो नहीं हुआ, वो चूंकि पैरालिसिस उनको हुआ तो उनकी ज़बान बंद हो गई थी, बोल नहीं सकते थे वो। तो आखिरी मुलाकात हमारी, जिसको दुनिया ने इतना सुरीला, वो और ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए वो 10 महीने गुजार सके, सिर्फ हसास आदमी थे तो उनसे नहीं रहा गया। 10 महीने में उनका इंतकाल हो गया पैरालिसिस के बाद। उन्हें बहुत फिक्र था मेरे बड़े भाई का, बहुत ज्यादा फिक्र था। और वो अपने सब बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन मेरे बड़े भाई से कुछ ज्यादा मोहब्बत। पहली औलाद तो फिर शायद। जी, आखिरी उनका जो जेस्चर था, जो मुझे आज तक याद है, कि उन्होंने इशारा किया मेरे बड़े भाई की तरफ और उनका एक्सप्रेशन ये था कि बस इसका ख्याल रखना। और जैसे आपसे कहा ना, मुझसे जी, क्योंकि मैं काम कर रहा था और वो उस वक्त कुछ नहीं कर रहे थे, तो मैंने आज तक कभी अपने बड़े भाई के साथ न बदतमीजी की है, न उनके सामने खड़ा हुआ हूँ। और मैंने अपने बड़े भाई, भतीजे, भाभी, इन्हें अपना माँ बाप समझा है। और जो कुछ मुझसे जिंदगी में बन पाया, मैंने कोशिश की कि मैं जरूर करूं, और मैं उनका बहुत ख्याल करता हूं और वो मेरा बहुत ख्याल करते हैं। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी चीज जो वसीम अब्बास साहब जिंदगी से डिलीट कर देना चाहते हो? बहुत हसास बातें हैं जो जिंदगी से, जितना आप शेयर करना मुनासिब समझे, डिलीट करना चाहता हूं, लेकिन अब वो डिलीट हो नहीं सकती। वो जब डिलीट करने लगता हूं तो एरर आ जाता है उसमें कि अब नहीं आप डिलीट कर सकते। उसको फिर आप
साथ लेके आपको चलना पड़ता है। थैंक यू सो मच वसीम भाई, और हमेशा की तरह जब भी आपसे मुलाकात हो बेपनाह लुत्फ आता है। थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया आपका, आपके सारे क्रू का, आपके स्टाफ का, और आपकी मोहब्बतों का, और आपके इस खूबसूरत अंदाज का जो हमेशा से जिसके हम मद्दाह रहे हैं। नहीं, बड़ी मोहब्बत। और मुझे कह लेने दीजिए कि जो आपके सीनियर्स होते हैं, हमारे सीनियर अदाकार, हमारे वो सारे लोग जिनको हम देखते थे, भले वो अदाकार भी थे, मगर हमने जब बाद में लिखना शुरू किया, मैं समझता हूँ वो सारे सीनियर्स जो हमसे पहले आए, हमने उन सब से कुछ ना कुछ सीखा है। सो यकीनन आपसे भी बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।